हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लेकर के आए नई वीडियो जिसमें कि आप पढ़ेंगे आज अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने अर्धसूत्री विभाजन का पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। वैसे आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं, वहां पर चैनल में आपको लगातार चैप्टर वाइज वीडियो मिल रही है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ करा रहे हैं आपको नीट की तैयारी, हिंदी में नीट कैसे निकालते हैं इस पर हम बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट हैं आपके, जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बाहर से नीट में पूछी जाती हैं उसको हम बता रहे हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की उसका हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा रहे हैं, ताकि आप जो हैं किसी भी हालात में ऐसा ना हो कि आप नीट ना निकाल सकें। दूसरी बात, आपके स्कूल बोर्ड जो आपके जो होते हैं, स्कूल एग्ज़ाम जो होते हैं, वो सब भी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी एक एक लाइन आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, मस्ट है ये कि आपको हिंदी में एनसीईआरटी आती हो, ठीक है ना। तो चलिए आज अपनी मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन का जो दूसरा पार्ट हमारा बचा हुआ है उसे हम पूरा कर लेते हैं। पहले के पार्ट में हमने प्रथम अवस्था प्रोफेज जो होती है आपकी, उसकी 5 उप अवस्थाओं को पढ़ा था, जिसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कहते हैं। आज हम मध्यावस्था से शुरू करेंगे। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं, फिर ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। डायग्राम में आप देखोगे कि आपके जो गुणसूत्र हैं, जब हमने पढ़ा था कि भैया ऐसा है कि गुणसूत्र आपके डाइकाइनेसिस में पहुंच चुके थे, और यहाँ पर जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था गुणसूत्रों में, उस जगह पर केवल अटैच रहते हैं, बाकी बीच में से जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं, और हर एक गुणसूत्र जो है आपका कोशिका द्रव्य में अब आ जाता है, केंद्रक की भित्ति टूट जाती है। और उसके पश्चात तर्कु तंतु जो होते हैं आपके, तर्कु तंतु जो कि अपने ध्रुवों से बने होते हैं, जहाँ ध्रुवों पर आपका जंतु कोशिकाओं में तारक का या तारक केंद्र जो होता है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, वहाँ से आपके जो तर्कु तंतु बने हैं वो आकर के आपके गुणसूत्रों के, जो आपको पता है, जो हमने सूत्री विभाजन में भी बताया था, गुणसूत्रों के जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं उन पर आपका एक और क्या मिलता है, ये काइनेटोकोर मिलता है। तो भैया दोनों तरफ मिलता है वैसे तो यहाँ, लेकिन हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन की जो पहली मध्यावस्था है, मेटाफेज 1 है, उसमें गुणसूत्रों के जो गुणसूत्र बिंदु हैं, गुणसूत्र बिंदुओं के जो दोनों तरफ आपके काइनेटोकोर होते हैं, जो मैंने अभी लगाए लाल रंग के, ये इन काइनेटोकोर से आकर के आपका जो तर्कु तंतु है वो लग जाता है, ठीक है ये। और साथ ही साथ खास बात ये होती है कि जो गुणसूत्र आपके जोड़ों में होते हैं, अभी भी वो गुणसूत्र आपके जोड़ों में ही पाए जाते हैं, और वो गुणसूत्र आकर के कोशिका के मध्य में आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब तर्कु तंतु उनको यहाँ लेकर आते हैं। आप ये ध्यान रखना, पहले तर्कु तंतु जुड़ते हैं, उसके पश्चात तर्कु तंतु गुणसूत्रों को कोशिका के मध्य में लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गुणसूत्र पहले मध्य में आ जाएंगे, उसके बाद आकर के तर्कु तंतु लगेंगे। तो ये ध्यान रखना, पहले गुणसूत्र को तर्कु तंतु जुड़ेंगे और फिर बीच में लेकर के आएंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सामने दो दो करके गुणसूत्र आपके कोशिका के मध्य में लगे हुए हैं। और अगर आपको मैं डायग्राम में दिखाऊं तो एक गुणसूत्र आपका कुछ इस तरह से है, इस तरह से। अभी भी आप ध्यान रखना, ये एक पॉइंट पर अटैच है, जिस पॉइंट पर आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये पॉइंट आपका कहलाता है क्याज्मा। तो क्याज्मा से ये अभी हटे नहीं हैं, अभी भी ये क्याज्मा पर लगे हुए हैं, और इधर इनके लगे हुए हैं तर्कु तंतु, और पेयर में गुणसूत्र जो हैं वो कोशिका के मध्य में आ गए हैं। यहाँ आपसे सवाल पूछते हैं कि कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं। ध्यान रखना, मियोसिस 1 जो होती है, अर्धसूत्री विभाजन जो पहला होता है, उसकी जो मध्यावस्था होती है, उस मध्यावस्था में एक मेटाफेजिक प्लेट नहीं बनती, 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं। जबकि सूत्री विभाजन में मेटाफेजिक प्लेट जो होती है वो एक बनती है, और सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य में इक्वेटर पर लगे होते हैं। तो यहाँ भी कोशिका के मध्य में लगे होते हैं, पर मेटाफेजिक प्लेट जो है वो 2 बनती है, क्योंकि गुणसूत्र आपके जोड़ों में लगे हुए हैं। इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात कोशिका जो है मेटाफेज 1 से एनाफेज में जाएगी, ठीक है, ये पश्चावस्था में जाएगी। पश्चावस्था वो भी पहले वाली, ठीक है, जिसमें आप क्या देख रहे हो ध्यान से, इन गुणसूत्रों में
यहाँ पर बीच में कुछ फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम इंटरजोनल फाइबर कहते हैं। ये तंतु मतलब फाइबर, ठीक है ये, और तरकु तंतु भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और भी एक्स्ट्रा कुछ आपको दिखा रहे हैं, ये ध्रुवीय तंतु। तो ये सारा जो जितने भी तंतु प्रकार के जितने प्रकार के तंतु हैं, ये सारे के सारे ये गुणसूत्रों को अपने अपने ध्रुवों की ओर ले जाने में मदद करते हैं। और यहाँ पर तरकु तंतुओं के छोटा हो जाने के कारण, तरकु तंतुओं की शॉर्टनिंग के कारण आपके जो गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो ध्यान से बहुत ज़्यादा, कि जो हमारे जोड़े में गुणसूत्र थे ना, उस जोड़े वाले गुणसूत्र में से आपका एक एक गुणसूत्र जो है वो आपका ध्रुवों की तरफ जा रहा है। आप ध्यान रखना, अभी ये दो दो गुणसूत्र नहीं हैं, अभी ये एक एक गुणसूत्र है। मैंने कहा था जब तक कि अर्ध गुणसूत्र एक ही गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं तब तक ये दो गुणसूत्र नहीं होते, तब ये एक ही गुणसूत्र कहलाता है संख्या में। तो अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे तो जो जोड़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र थे, जोड़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र में से एक एक जो है वो अपने अपने ध्रुवों की तरफ एनाफेज 1 यानी पश्चावस्था पहली में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात अंत्यावस्था पहली आती है जिसको आप टीलोफेज 1 कहते हो। उस टीलोफेज 1 में एक किनारे पर केंद्रक की भित्ति बन जाती है, केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, और सभी गुणसूत्र का जो संघनन है वो थोड़ा कम हो जाता है। गुणसूत्र पूरी तरह संघनित नहीं रहते, ऐसा भी नहीं है पूरी तरह से असंघनित हो जाएं, मतलब पूरी तरह से ढीले ढाले भी नहीं होते, लेकिन उनका जो संघनन है वो ख़त्म हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। केंद्रिका वापस आ जाती है, थोड़ी थोड़ी केंद्रक की कला बन जाती है, और एक कोशिका में आपके दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। ये भी एक केंद्रक है और इधर भी आपका एक केंद्रक है, ठीक है ना। इन केंद्रकों में आप देख सकते हो इधर आपके 3 गुणसूत्र हैं, इधर भी आपके 3 गुणसूत्र हैं। बेटा ध्यान रखना ये 3 हैं, 6 नहीं हैं। जब इनके गुणसूत्र बिंदु से अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाएंगे तब आप बोलोगे कि ये अलग अलग गुणसूत्र हैं। अभी ये 3-3 हैं। तो हम देख सकते हैं प्राथमिक कोशिका जो हमने शुरू में ली थी उसके अंदर गुणसूत्र जो थे वो 6 थे संख्या में, यहाँ पर 6 गुणसूत्र थे। तो 6 में से आपके मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन पहला पूरा हो जाने के पश्चात गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपकी केंद्रकों के अंदर आधी आधी हो जाती हैं, और एक कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, 2 अलग अलग कोशिकाएं बना लेती है, ठीक है जी बात। इसके पश्चात जो है आपकी कोशिका दूसरे मियोसिस 2 जिसे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहते हैं उसमें भाग लेगी। इसके पश्चात कोशिका आपकी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में भाग लेगी। आप ध्यान रखोगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन से पहले यहाँ पर बीच में एक अवस्था होती है, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। आप ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ बात, कि कोशिकाओं के मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में जाने के टाइम पर डीएनए का द्विगुणन नहीं होता। ध्यान रखना, आप देख भी सकते हो कि कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों में अभी भी उनके अंदर हर एक गुणसूत्र के अंदर अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनका डीएनए का द्विगुणन दोबारा से नहीं होता, वो आपका एस प्रावस्था में होता है, जो केवल एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। मियोसिस 2 से पहले गुणसूत्र दोबारा से अपना डीएनए कॉपी नहीं करते, जबकि इस अवस्था में सेंट्रियोल जो होता है आपका, जिसे आप तारक काय कहते हो, तारक काय का द्विगुणन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप याद रखोगे कि तारक काय का द्विगुणन आपका इंटरकाइनेसिस अवस्था में पूर्ण होता है, जबकि डीएनए का द्विगुणन यहाँ पर नहीं होता। इसके पश्चात जो कोशिकाएं हैं वो आपकी कुछ प्रोटीन बनाएंगी, कुछ एंजाइम बनाएंगी, थोड़ा बहुत और चीज़ें बनाएंगी,
और वो मियोसिस द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में भाग लेती हैं। ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है वो माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन के जैसा सा होता है, जिस तरह से अर्धसूत्री विभाजन, जिस तरह से सूत्री विभाजन होता है आपका, उस तरह से होता है। क्योंकि हमारी कोशिका में मान लो यहाँ 3 गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन तीनों गुणसूत्रों के अंदर हर एक के अंदर आपको अर्ध गुणसूत्र भी दिखाई दे रहा होगा। हर एक गुणसूत्र के अंदर अर्ध गुणसूत्र है और इसका मतलब डीएनए कॉपी हुआ है इसका, ये रहा, ये हमें दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो अब इनको केवल हमें, जो इनके अर्ध गुणसूत्र हैं, बस केवल हमें इनको अलग करना है। आप बात समझ रहे हो? हमें केवल वैसे ही जैसे सूत्री विभाजन में अर्ध गुणसूत्रों को अलग किया था, वैसे ही हम मियोसिस जो द्वितीय है उसमें दोनों जो जितने भी गुणसूत्र हमारे यहाँ पर हैं उन सभी गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों को हम अलग कर देंगे। तो वैसे ही वापस फिर से प्रोफेज 1 चलेगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 चलेगी। प्रोफेज में यहाँ पर वो सब चीज़ें होंगी जो हुआ करती हैं जो आपकी माइटोसिस में हुई थी, यानी जो आपके तारकाएँ हैं वो ध्रुवों पर जाएंगे, फिर से वो तंतु बनाएंगे, गुणसूत्र संघनित होएंगे। उसके बाद कोशिका आपकी मेटाफेज में जाएगी। मेटाफेज में आप देख सकते हो तर्कु तंतुओं का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है और तर्कु तंतु गुणसूत्रों से जुड़ गए हैं। गुणसूत्रों से जुड़ने पर आप देख सकते हो इस तरह से इस बार जो जुड़ाव है जो इस तरह से हुआ है कि यहाँ काइनेटोकोर है इधर और इस पर लगे हैं तर्कु तंतु। ध्यान रखना, ये बिल्कुल सूत्री विभाजन की तरह हैं। अगर आपने सूत्री विभाजन नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। ध्यान रखना कि ये इस तरह से जुड़े हैं काइनेटोकोर पर। इस बार काइनेटोकोर दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, खाली नहीं है, और तर्कु तंतु का निर्माण हो चुका है, तर्कु बन चुका है और कोशिका जो है वो मध्यावस्था द्वितीय में आ चुकी है। सभी गुणसूत्र जो हैं कोशिका के मध्य में लगे हुए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एनाफेज आएगी, एनाफेज 2, जिसमें कि आपको पता है कि अर्ध गुणसूत्र जो थे वो अलग हो जाते हैं और तर्कु तंतु छोटे होने लगते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब क्या है? अब ये है कि अब आप इसको अर्ध गुणसूत्र नहीं बोलोगे, अब आप इसको गुणसूत्र बोलोगे। अब आप इसको गुणसूत्र कहोगे, अब आप इसको अर्ध गुणसूत्र नहीं कहोगे, क्योंकि ये अब अलग हो चुके हैं। जब गुणसूत्र बिंदु से अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं तो उस समय आप उसको गुणसूत्र कहना शुरू कर देते हो, ना कि अर्ध गुणसूत्र। तो अब जो गुणसूत्रों में प्रेजेंट अर्ध गुणसूत्र थे ये अलग होना लगते हैं और फाइनली बाद में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस तरह से टीलोफेज आ जाती है। फिर से टीलोफेज में फिर से केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, केंद्रक की झिल्ली बन जाएगी और बाकी जितनी भी चीज़ें कोशिका की थी वो सारी बननी शुरू हो जाएंगी और कोशिका का विभाजन हो जाएगा। कोशिका विभाजित होकर के एक कोशिका 2 में विभाजित। ये जो फोटो हैं ये केंद्रक के हैं बेटा, कोशिका नहीं चल रही है, कोशिका तो बाहर है ही, मतलब इनके बाहर, वो तो आप समझ ही लोगे, इनके बाहर कोशिका है। तो कोशिका का विभाजन अपना हो रहा है, 4 कोशिकाएं, एक कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इसमें जो टफ पार्ट है वो आपका मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन पहला है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हो, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, केंद्रक 4 बन गए हैं और सभी के तरफ आपका 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपकी एक कोशिका जो कि द्विगुणित थी विभाजित होकर के 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं आपकी किताब में मध्यावस्था के बारे में क्या दिया है। यहाँ लिखा है मध्यावस्था 1, यहाँ लिखा है युगली गुणसूत्र, मतलब जो आपके पैर में थे मध्य रेखा पट्टिका पर अव्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं आपको बता दूं, माइक्रोट्यूब्यूल आपको ध्यान रखना है। तर्कु तंतु माइक्रोट्यूब्यूल के ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये नीट में सवाल आता है। सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस तरह से ध्यान रखनी है कि ये समजात गुणसूत्र हैं आपके और इधर से आकर के और इधर से आकर के लग जाते हैं काइनेटोकोर पर। और ध्यान रखना एक तरफ का काइनेटोकोर अभी भी फ्री होगा,
इधर तो लग गया, इधर वाला खाली पड़ा है, इधर वाला भी खाली पड़ा है। ऐसा कोई सवाल हो तो आप ध्यान रखना, अंदर वाले दोनों काइनेटोकोर खाली हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है कि समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहते हैं। पश्चावस्था में देखो क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे जैसा आपने अभी देखा था, लेकिन संतति अर्धगुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े रहेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जब आपकी एनाफेज 1 होती है, एनाफेज 1 में आपका गुणसूत्र जो है ये केवल अलग हो जाएंगे। भाई मान लो एक गुणसूत्र ये होगा, दूसरा ये, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी भी आपके इसके अंदर अर्धगुणसूत्र तो बचे हुए हैं ही, अर्धगुणसूत्र अलग नहीं हुए, वो जा करके आपके दूसरे विभाजन में होंगे, ठीक है, जो आपका मियोसिस द्वितीय चलेगा। क्या लिखा है, अंत्यावस्था 1, इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः आने लगते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। द्विक का मतलब होता है डायड, आपके पेपर में डायड लिखा हुआ है तो आप ध्यान देना, डायड इसे ही कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक गुणसूत्र के अंदर दो दो अर्धगुणसूत्र होते हैं, इसलिए डायड है। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, मतलब कह रहे कुछ जगह पर तो गुणसूत्र पूरी तरह छितरे हो जाते हैं, कुछ जगह पर वो नहीं होते। जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। यार ध्यान रखना, जो अंतरावस्था जो इसके बीच की अवस्था है उसमें वो पूरी तरह से नहीं फैलते। कुछ में कुछ जगह तो ऐसा होता है कि मियोसिस 1 के बाद ही गुणसूत्रों का जो क्रोमेटिन धागे हैं वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। कुछ जगह पर ऐसे होते हैं कि वो जो के तो रहते हैं और वह तुरंत प्रभाव से आपकी जो कोशिका होती है वह मियोसिस द्वितीय में एंट्री ले जाती है। कुछ जगह पर वो थोड़ा ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर वापस से कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा है। यहाँ लिखा है, दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच अवस्था को अंतराल अवस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल आपसे इंटरकाइनेसिस के पूछे जाते हैं, सवाल याद रखना पेपर में आएगा। इंटरकाइनेसिस में डीएनए द्विगुणन नहीं होता, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में डीएनए की कॉपी नहीं होती। डीएनए की कॉपी एक ही बार होती है शुरू में, उसके बाद कोशिका आपकी एम प्रावस्था में भाग ले लेती है और वहाँ पर आकर के वो विभाजन करना शुरू कर देती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इन्होंने लिखा है कि उसके बाद पूर्वावस्था 2 आती है, जो पूर्वावस्था 1 से काफ़ी सरल होती है। तो यहाँ तो हमने कहा भाई ये बिल्कुल माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन की तरह होती है, और जो गुणसूत्र हैं उनके अर्धगुणसूत्रों को अलग करना है बस सीधा सीधा, फिर वही सब होगा जो आपका सूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले, मतलब गुणसूत्र पूरी तरह ढीले ढाले हो जाएं और वह कोशिका विभाजन के तत्काल बाद, और कोशिकाएं बन जाए दो, मान लो मियोसिस 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसमें गुणसूत्र पूरी तरह ढीले नहीं होते, थोड़ा वैसे ही रहते हैं जैसे गुणसूत्र हैं, क्योंकि इनको दोबारा फिर डिवीज़न करना है, वरना ये ढीले हो जाएंगे, फिर से संघनित होंगे तो टाइम लगेगा। तो ये तुरंत ही प्रभाव से आपकी कोशिका जो है मियोसिस द्वितीय में आ जाती है। फिर लिखा है इन्होंने कि भैया अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पेपर में आता है कि मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस के जैसा होता है, तब आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, वैसा ही होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, तो वैसी सही बात है बिल्कुल। प्रोफेज में केंद्रक का जो कवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं, फिर वो मध्यावस्था में आ जाएंगे। मध्यावस्था में आपको पता है वे गुणसूत्र जो हैं वो मध्यांश पर लाइन से लग जाएंगे, वही सब होगा, तर्कुतंतु आकर के लग जाएंगे इनके संतति अर्धगुणसूत्रों के काइनेटोकोर से। संतति इसका मतलब ये हुआ कि ये गुणसूत्र है, इधर काइनेटोकोर है, इधर भी है, तो यहाँ पर आकर के लग जाएंगे आपके। तो ये कह रहे संतति गुणसूत्रों के दोनों काइनेटोकोर से आकर के तर्कुतंतु लग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान रखेंगे, इससे सवाल बनता है। उसके बाद एनाफेज आती है, कह रहे इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। तो ध्यान रखना, ट्यूब्यूल जो तर्कुतंतु है वो छोटे होने लगते हैं और अर्धगुणसूत्र जो थे वो आपके सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह की बन जाएगी स्थिति। अब ये 2 गुणसूत्र हैं, अब ये एक गुणसूत्र नहीं रहा, अब ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है।
आगे लिखा है अंत्यावस्था 2, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों के 2 समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो भाई यही इम्पोर्टेंट बात है, मियोसिस 2 के बाद 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। चारों कोशिकाओं में पाया जाने वाला डीएनए एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है जी। यहाँ लिखा है अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। तो बिल्कुल सही बात है, जब आपके युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय आपके गुणसूत्रों को आधा होना पड़ता है। जब आपके युग्मक निर्माण होता है तो गुणसूत्रों को जोड़े में से आकर के आधा होना पड़ता है। उसी वजह से आने वाली संतानों में गुणसूत्रों की संख्या माता पिता के समान हो पाती है। तो यही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ लिखा है कि भैया इसी वजह से जातियों में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो आधी होना, अगर वो आधी ना होती ना तो हमारे में फिर दोबारा से युग्मक के निषेचन के पश्चात जोड़े होके पुनः से दोबारा जोड़े ना हो पाते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है ना। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं पहुंचती रहती हैं। विभिन्नताएं क्यों आती हैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से आपकी विभिन्नताएं पैदा होती हैं और वही आपकी इवोल्यूशन कराने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इवोल्यूशन उसी से होता है। ठीक है ना जी। तो ये है आपका, यहाँ ख़त्म हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसका डायग्राम जो मियोसिस 2 है, इसका आप एक बार देख लीजिए डायग्राम, वही है। गुणसूत्र थे, इनके अर्धगुणसूत्रों से तंतु तंतु लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं। ये आपका सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है ये काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर से आपके क्या लगे हुए हैं? तरकु तंतु लगे हुए होते हैं। ये तरकु तंतु हैं आपके 4 दिख रहे हैं जो, और ये 2 गुणसूत्र लगे हुए हैं बीच में। 2 हैं, ध्यान रखना, 4 नहीं है। अब ये अलग अलग हो जाएंगे एनाफेज 2 में जा कर के। अब ये 4 गुणसूत्र हैं। ठीक है। और चारों गुणसूत्र जो हैं अब ये 2 उधर जाएंगे पोल पर, 2 दूसरे पोल पर जाएंगे और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस तरह आप देखोगे जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, चारों में गुणसूत्र जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली चारों कोशिकाएं एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से अलग होती हैं और अगुणित होती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ जो है हमारा सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों टॉपिक पूरे हो जाते हैं। चैप्टर यहाँ हो जाता है ख़त्म। इसके बाद मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप जो है लगातार वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना। एक बार 2 बार समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर हम शुरू करेंगे। हो सकता है जैविक अणु शुरू करें। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इट्स योर चॉइस कि आप करोगे नहीं करोगे, कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर देना सब्सक्राइब, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस सूचना ही मिलेगी बाकी। ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।